बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नॉवेल लेकर आए हैं बेली राजपूता की मलिका। आज आखिरी किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है नॉवेल आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नॉवेल कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे नॉवेल लेकर आते रहें। शुक्रिया। इसको अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाती जो पहली ट्रेन मिली थी वो इसमें सवार हो गया था। ठंड यख लोहे का राड पकड़े वो ऐसे ही गुमसुम सा खड़ा रहा, हिला तक नहीं, ना ही बैठा। इसका जहन कहीं बहुत दूर खोया हुआ था। तुम पर मेरे बहुत कर्ज हैं, तुम किस किस को चुकाओगे? कौन सा स्टेशन आया, कौन सा गुजरा, इसने कौन सी ट्रेन बदली, किस बस में सवार हुआ, इसे कितने धक्के लगे, वो कितना भागा, इसे इल्म ना था। बस वो एक आवाज़ इसके दिल और दिमाग पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। तुम्हारे पास मेरी बहुत सी अमानतें हैं बदर गाज़ा, तुम किस किस को वापस करोगे? ऊंचे दरख्तों के बीच डलहौजी की इस पहाड़ी का मंजर फिर से रोशन हो गया। इसका पाँव पकड़े अपने लबों से जहर चूसती वो लड़की, जिसकी सुनहरी बाल शानों पर बिखरे थे। इस पे इसके बहुत से कर्ज थे। नहीं, वो कैसे चुका पाएगा? इसे याद आया जब वो इसकी बालकोनी में से निकल रहा था और माया ने इसके सामने आकर इसे रोकना चाहा था, तो कैसे इसने सख्ती से इसे परे धकेल दिया था। इसे याद आया इस वक्त वो रो रही थी, इसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। वो इसकी मिन्नत कर रही थी कि उसे छोड़ कर ना जाए। वो इसे बताना चाह रही थी कि वो अदाकारा थी, मगर इसकी मोहब्बत नाटक नहीं थी, वो सच्ची और खरी थी। और वो बेली के जंगल में दरख्त के कटे तने पर बैठी, चेहरा हाथों में छुपाए बिलक बिलक कर रोती लड़की इसे इस वक्त क्यों भूल गई थी, जब वो इसे हटाकर इसके कमरे की बालकनी से निकला था। और वो सोगवार से सफ़ेद साड़ी वाली औरत भी जो उजलत में थाने में दाखिल हुई थी, जिसका सुनहरी ढीला सा जूड़ा गर्दन पे पड़ा था, जिसने आकर इसे एक फरेबी दोस्त के चुंगल से निकाला था। वो सब कुछ भी क्यों इसे इसकी मोहब्बत की तस्दीक के लिए नाकाफ़ी लगा था। मैरी अनजान कार्लस उर्फ मायावती को अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए वो हीरा क्यों इसकी हथेली पे रखना पड़ा था, जिससे इसकी ज़िंदगी की डोर बंधी थी। सुबह तुलू हुई, दोपहर हुई, शाम उतरी और फिर रात भी ढल गई। इसका सफ़र ख़त्म होने को था। वो बार बार जब जेब थपथपा कर माह मलका की मौजूदगी का यकीन करता, वो जाते जाते भी इसको कुछ दे कर गई थी। वो वाक़तन शहज़ादी थी, बेनियाज और सखी, मगर सिर्फ वो पत्थर नहीं, माया ने इसे अपनी तमाम एहसान उतारने का एक मौका भी दिया था। बस एक दफ़ा इसे माया मिल जाए, वह हीरा इसे लौटाकर जान कार्लस को इसकी जान से खेलने नहीं देगा। बस एक बार वो इसे मिल जाए। वो बेचैनी से ढलते सूरज को देख रहा था, जिस वक्त ज़ोहरा अपने कमरे में खड़ी खिड़की में बैठी मगमूम से इसके लौट आने का इंतज़ार कर रही थी। बेली राजपूता से बहुत दूर वो समंदर के पानी को ऐसे ही देख रही थी। रात के इस पहर समंदर का पानी बिल्कुल स्याह था और पूरे चांद की चांदनी से पानी की सतह चमक उठी थी। लहरें पलट पलट कर इस अकेले खड़े टूटे फूटे बहरी जहाज से टकराती थी, जिसके अर्शे पर रेलिंग पर हाथ रखे दूर पानी की आखिरी हद को देख रही थी। इसने सियाह साड़ी पहन रखी थी, जिसका सियाह पल्लू समंदर की हवा में फड़फड़ा रहा था। सुनहरी बाल पीछे को उड़ रहे थे। वो लबों पर मध्यम मुस्कुराहट लिए किसी का इंतज़ार कर रही थी। इसे मालूम था अब तक इसको माया का पैगाम मिल गया होगा और वो यकीनन आ रहा होगा। वो तोहफ़ा वाहिद चीज़ थी जो इसे इसकी मोहब्बत का यकीन दिला सकती थी। माया, आवाज़ पर इसने मुड़ कर देखा। कार्लस इसकी तरफ आ रहा था। वो खुद का इसका सामना करने के लिए तैयार करने लगी। तुम आ गई। इसका लहजा सर्द था। वो इसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया था। हाँ, माया ने गहरी सांस लेकर इसे देखा। डायमंड कहाँ है? कार्लस ने अपनी हथेली फैलाई। वो खामोशी से इसे देखती रही। माया, मुझे डायमंड दो। इसने करीब रखी एक सियाह मखमली पोटली इसकी हथेली पर रखी, जिसका मुंह सफ़ेद चमकीली डोरी से बंधा था। कार्लस ने पोटली को मजबूती से थामा और डोरी खोली। अंदर वो बड़ा सा हीरा पड़ा जगमगा रहा था। कार्लस ने उसे उठाया, उंगली और अंगूठे के दरमियान रखकर ऊपर किया और गौर से देखा। इस नांद में यही था। वो बगौर कार्लस के चेहरे के उतार चढ़ाव का जायज़ा ले रही थी।
मुझ से धोखा मत करो। मैं कीमती पत्थरों को दूर से पहचान जाता हूँ, ये नकली है। माया का रंग फाक हो गया। पापा, ये मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मुझे हीरा चाहिए। माया, हीरा, डायमंड। वो दबी दबी आवाज़ में गुर्राया, मुझे नाद में यही मिला था। तुम दोबारा देखो, ये शायद। जस्ट शट अप। कार्लस ने सबज बरसाती की जेब से पिस्टल निकाला और इसकी ठंडी नाल दबाकर पेशानी पर रख दी। अब बताओ, हीरा कहाँ है? इसने दूर बहरी जहाज़ों और किश्तियों के कतार को देखकर एक नज़र हाथ में पकड़ी पोटली पर डाली। सुर्ख मखमली पोटली जो खासी वजनी थी, या वो इसके दिल पर पड़ा बोझ था। कतार में खड़े आखिरी जहाज़ की तरफ भागा। वो आखिरी जहाज़ किसी हादसे का शिकार होकर आधा टूट चुका था और अरसे से इधर खड़ा था। इसके अरसे में वीरान होता था और रात में अमूमन जुआरी या नशे इधर महफिल जमाते थे। वो तेज़ी से दौड़ते हुए जहाज़ की तरफ बढ़ रहा था। वो नहीं जानता था कि वो वहाँ क्यों आया था। बस वो माया को कार्लस से बचाना चाहता था। वो इससे नफ़रत कहाँ कर सकता था? इस पुरस्कार से महारानी को वो भुला भी ना सकता था। वो जहाज़ों के करीब ही था जब इसने गोली चलने की आवाज़ सुनी। एक के बाद दीगरे 3 गोलियां चलीं। वो पत्थर का होकर रह गया। इसका दिल बैठने लगा था। वो आवाज़ें इस आखिरी तबाहशुदा जहाज़ से ही आ रही थी। नहीं, वो इसे बचा लेगा। वो इसे मरने नहीं देगा। वो इसे कार्लस से बचा लेगा। वो यही सोचता दीवानावार भागता गया। जहाज़ की सीढ़ियाँ खस्ता हाल और टूटी फूटी थीं। वो तेज़ी से दो दो सीढ़ियाँ फलांगता भागता हुआ राह में आई रुकावट या भूर करता। जिस वक्त अर्शे पर पहुंचा, इसी वक्त तड़ तड़ की आवाज़ के साथ बहुत से मोती इसके कदमों से टकराते इधर उधर बिखर गए। इसने झुककर देखा, वो सफ़ेद मोती खून में लथड़े सुर्ख पड़ गए थे। इधर उधर बिखरे मोती सुर्ख लकीरें बनाते जा रहे थे। इसी पल किसी वजनी शय के पानी में गिरने की आवाज़ आई। वो बेइख्तियार आगे बढ़ा। सामने खून का एक तालाब पड़ा था और खून के निशानात थे, जैसे किसी लाश को घसीटकर अभी अभी पानी में फेंका गया हो। लाश! माया! इसके जहन में खतरे की घंटी बजी। वो दौड़कर अर्शे की दूसरी तरफ आया और इसी पल इसे लगा किसी ने समंदर में छलांग लगाई है। सबज बरसाती और बड़े से हैट की एक हल्की सी झलक वो देख सका था। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर झुककर पानी को देख पाता, पानी में डुबकी लेने की आवाज़ आई और सुकून छा गया। वो धीरे धीरे शकिस्त खुर्दा कदमों से चलता वापस खून के तालाब और मोतियों तक आया। मोती अभी तक इधर उधर बिखरे थे। वो थका मांदा इधर गिर गया। खून इसके हाथों और कपड़ों पर लग गया। फिर थक कर सर घुटनों पर रख दिया। कभी जब तुम इस लड़ी को टूट कर बिखरते देखो तो जान लेना कि या तो माया ने दिल हार दिया या जान हार दी। वो ठीक कहती थी। बेली राजपूता की मलका ने जान हार दी। इसने जेब से सुर्ख पोटली निकाली और खोले बगैर इसे पूरी कुव्वत से दूर पानी में फेंक दिया। पोटली ने गोता खाया और फिर समंदर के तारीक पानी में गुम हो गई। फिसाद की वो जड़ हमेशा के लिए डूब चुकी थी। वो हमेशा इसे कुछ देकर जाती थी। अब की बार वो जाते जाते इसे ज़िंदगी भर का एक ना ख़त्म होने वाला गम दे गई थी। एक ऐसा पछतावा जिससे कभी जान न छुड़ा पाएगा, कि वो सारी ज़िंदगी सोचता रहेगा, काश कि वो इसे बचा पाता। बहरी जहाज़ घंटा भर से रुक चुका था। मुसाफिर अपना सामान उठाए अपने बच्चों को संभालते शोर के बाइस एक दूसरे से बुलंद आवाज़ में बात करते समंदर की हदूद से बाहर आ रहे थे। बहुत से मुसाफिरों के दरमियान एक मुसाफिर ने बहुत थके थके अंदाज में अपना बैग ज़मीन पर रखा था। इसने सबज बरसाती पहन रखी थी और सर पे बड़ा सा हैट था। वही समंदर के किनारे अपने बैग के साथ ही बैठकर इसने सर नीचे झुका लिया और थकावट से कनपट्टियों को उंगलियों से दबाया। हिंदुस्तान से इंग्लिस्तान तक का बहरी सफ़र खासा थका देने वाला था। लोगों की चहल पहल जारी थी। गहमा गहमी अपने अरूज पर थी। इसने चंद लम्हे खामोशी से गर्दन इधर उधर घुमा कर देखा, फिर अपने सर पर रखा वो बड़ा सा बांस के तिनकों का बना हैट उतारा। इसे ज़ोर से समंदर के पानी में उछाल दिया और लंबे सुनहरी बाल बरसाती के अंदर से निकाल कर इनमें हाथ फेरते हुए खुद को पुरसुकून करने लगी। दफातन इसकी उंगलियों को बाल खाली खाली लगे तो इसने बालों की स्लट को छुआ जो कभी मोतियों से बहुत वजनी होती थी।
अब वो लट खाली थी। एक उदास मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई। इसे याद था, इसने एक दफ़ा बदर से कहा था, अगर जो कभी तुम इस लड़ी को टूट कर बिखरते देखो तो जान लेना कि या तो माया ने दिल हार दिया या जान हार दी, और अगर मुझे कुछ ऐसा मिल गया जो खुशकिस्मती के हुमा को हमेशा मेरे सर पर साया किए रख सके तो मैं इसे खुद ही तोड़ दूंगी। और जब इस रात इसने अपने सौतेले बाप को अपने दिफा में मारा था, जो ना सिर्फ इसके माँ पर जुल्म का मर्तकब और इसकी महरूमियों का जिम्मेदार था बल्कि शेखर का कातिल भी था, तो इसकी लाश को इस बरसाती और हेड से हल्की करके समंदर में धकेलने के बाद इसने खुद ही वो लड़ी तोड़ दी थी कि इसके पास खुशकिस्मती के हुमा को अपने सर पर बरकरार रखने के लिए कुछ और बहुत कीमती और ख़ास मौजूद था। माया ने बरसाती के अंदरूनी जेब में हाथ डाला और वो टाट की पोटली निकाली जिसे रबड़ लगाकर बांधा गया था। इसने रबड़ उतारा और पोटली खोली। अंदर वो बड़ा सा हीरा जगमगा रहा था, मगर इसकी जगमगाहट इसके इन दो नकली रिप्लेसेस की तरह शौक और बेहद तेज़ नहीं थी। जो इसने बदर और कार्लस को दिए थे वो बहुत पहले इसने तैयार करके रखे थे, बल्कि माँ हमलका की चमक बहुत ठंडी, बहुत बावकार थी। इसने मुस्कुराकर हीरे को देखा। इस हीरे के लिए इसने बहुत से खेल खेले थे, मगर जिसके साथ खेल नहीं खेला था। जब इसने धुतकारा तो इस रात अपनी बालकनी में रोते हुए इसने अज़म किया था कि भले वो जिससे इसने वाक़तन मोहब्बत की थी इसे ना अपनाए, मगर वो इसे ज़िंदगी भर का वो दुख ज़रूर देकर जाएगी जो इसने इसे दिया था। और इसे इल्म था कि इसने अर्शे पे बैठकर वो मोती ज़रूर चुने होंगे। ये बेली के नेज़ाबाज लड़के, इसने कर्ब से मुस्कुराकर हीरे को देखा वो और वापस एहतियात से जेब में रखा। इसे अपने सारी कहानी सुनाई थी और वो सिर्फ पोर्ट्रीज तक भेजने से पहले भी बहुत दफ़ा इसे बताया था, बार बार बताया था, मगर फिर भी वो ना समझ सका और पत्थर देखते ही भूल गया कि मैं लंदन के थिएटर की सबसे कामयाब अदाकारा हूँ। वो आहिस्ता से उठी और अपना बैग उठाए एक तरफ को चल दी। इस दिन के बाद किसी ने इसे लंदन के थिएटर में नहीं देखा था।